मजबूरी बन गई हमारी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद। अब हिंदू को अपने आप को हिंदू साबित करना पड़ रहा है, मुसलमान को मुसलमान साबित करना पड़ रहा है। नेता का बेटा नेता बन रहा है। ये नेता मेरे वालिद साहब ने वसीयत करके नहीं दिया कि मैं एमएलए बनूंगा। आपको टिकट इसलिए मिला कि आप रमज़ान अली के बेटे हैं, ये आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी एक सरकार की कि जो सरकार में रहकर माँ माटी मानुस का नारा देती हैं, अपने आप को बांग्लार गौरव ममता स्लोगन देती हैं, और उनकी हुकूमत में बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। लोगों का जो नेचुरल राइट है वोट देने का, उस राइट को छीन लिया गया। नई सड़कें नहीं बनी, नई सड़कें पुरानी सड़कों पर जो सड़कों का मरम्मत ही नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ायदा कहाँ है? तो अब ये तो सरकार जवाब देगी ना। नहीं, आपसे पब्लिक को क्या फ़ायदा, ये मेरा सवाल। मुझसे पब्लिक को क्या फ़ायदा, ये तो आपको पब्लिक से पूछना पड़ेगा। अगर कंपेयर करना है तो मेरे बगल में गुलाम रब्बानी साहब सरकार के मंत्री हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को कंपेयर कीजिए। वहाँ के रास्तों को देखिए और यहाँ के रास्तों को देखिए। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर क्या आप देखते हैं? जहाँ मिनिस्टर है वहीं गोली चल रहा है, जहाँ मिनिस्टर है वहीं कत्ल हो रहा है, जहाँ मिनिस्टर है वहीं रात के अंधेरे में पुलिस उठा के बिना एफआईआर के 4-4 दिन तक थाने में बंद करके रखता है लोगों को। और ये जो मेरा ये मानना है कि लड़ाई जो है वो अगर एक काबिल कैंडिडेट के साथ होता तो लड़ाई टीएमसी से होती। कि जो आदमी भाई चाकुलिया हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर नहीं पाया, यहाँ पे मैट्रिक पास नहीं कर पाया, जिसको हम बंगाल में हमारा माध्यमिक होता है, वो चाकुलिया में माध्यमिक फेल कर चुके हैं। डॉक्टर सचिन प्रसाद, नो डाउट ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो काबिल हैं, डॉक्टर हैं, सियासत से कभी जुड़े हुए नहीं रहे। बस उन्होंने चुनाव से पहले कुछ महीनों पहले फेसबुक पे मैंने देखा कुछ कंबल बांटते हुए वो नज़र आए हैं। तो कंबल बांटने को कुछ लोग सियासत समझते। ठीक है, वालिद साहब पे जो इंतकाल हुआ उस वक्त मैं क्लास 6 पास करके जस्ट आया था, एग्ज़ाम देकर ही मैं आया था। तो 7 में या 6 के बाद ही की बात ये। तो उस वक्त काफ़ी छोटा था, ना पॉलिटिक्स की समझ थी, ना ये जो सियासी माहौल है, वालिद साहब एमएलए हैं, उनका क्या मर्तबा है, लोगों के लिए वो क्या काम करते हैं, ये सब की समझ मुझे नहीं थी। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया विधानसभा में अभी हम हैं। यहाँ हमारे साथ आज चाकुलिया के विधायक अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक हैं, लगातार तीसरी बार इस बार विधायक रहे। पहला चुनाव उन्होंने 2009 में उपचुनाव जीता जब ग्वालपोखर विधानसभा हुआ करता था। 2011 में चाकुलिया विधानसभा बना, दोबारा जीते, और फिर 2016 में तीसरी बार जीते। इस बार चौथी बार पार्टी ने इन्हें कैंडिडेट बनाया है। वैसे अगर बात करें तो पीछे से 1977 से लगातार 4 बार इनके पिता रमज़ान अली विधायक रहे। उसके बाद 2 बार इनके चचा हफीज़ सैरानी साहब विधायक रहे। उसके बाद 2006 में दीपा दास मुंशी से वो चुनाव हारे, और 2009 में जब वापस उपचुनाव हुआ तो अली इमरान रम्ज़ साहब की राजनीति में एंट्री हुई और वहाँ से ये विधायक बनना की शुरुआत हुई इनकी। अली इमरान रम्ज़ साहब, थोड़ा पीछे जाएंगे हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके परिवार का राजनीति में आने की जो कहानी है उसको थोड़ा जानना चाहेंगे। इस बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम बात हुई है, और आपके पिता इस इलाके के एक बड़ी राजनीतिक हस्तियों में से रहे हैं। तो हम वो जानना चाहेंगे कि किन हालात में वो राजनीति में आए, उनसे पहले भी क्या आपके परिवार का राजनीति से कोई राब्ता रहा है, या पिता से राजनीति शुरू हुई, और जब राजनीति शुरू हुई तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ही क्यों चुना? शुक्रिया आप लोगों का। पहली बात है कि मेरे वालिद साहब सियासत में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आए थे। जब वो पटना में लॉ कर रहे थे उससे पहले से ही वो एक स्टूडेंट लीडरशिप के साथ जुड़े हुए थे, और इस इलाके की बदहाली मुफलिसी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त यहाँ पर जो सियासी लोगों का मतलब एमएलए एमपी रिप्रेजेंट करते थे, उन लोगों का क्योंकि दौड़ा इस इलाके में बहुत ही कम रहता था, जिसकी वजह से उनसे कोई भी बात करना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए एक लोकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर वो यहाँ पर उभर के आए। लोगों ने उनको सराहा, उनके काम को पसंद किया, और इस इलाके में जो भी ज़रूरत थी उसको लेकर काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने की। कई आंदोलन उनका है जो आज भी वो तारीख़ी तौर पर उससे याद करते हैं लोग कि रमज़ान साहब के वक्त में ये इस तरह का कुछ कारनामा उन्होंने किया है, जिससे इस इलाके के लोग काफ़ी मुतासिर हुए और उनको आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो वहीं से उनकी शुरुआत हुई, फिर सियासत में आगे बढ़ते गए वकालत के साथ साथ। उसके बाद फिर जब चुनाव लड़े तो निर्दल से, उस टाइम किसी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दल से लड़े, और 1977 में मछली छाप से चुनाव निशान था, उससे वो चुनाव लड़े। और ये हिंदुस्तान की तारीख़ में आज भी
सुनहरे लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 17 कैंडिडेट का ज़मानत ज़ब्त करके वो अकेले यहाँ से जीत के गए थे। आज भी ये रिकॉर्ड हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए बाकी सबका जमानत जब्त जी। 1977 की बात है। 77 में, और उस वक्त उनके खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी चुनाव लड़ी थी। अच्छा। उसके बाद वो फिर यहाँ से जब जीत के गए तो सन 1980 में वो एक इनकलाबी जज्बा रखते थे, क्रांतिकारी सोच के साथ सियासत करते थे, तो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी पसंद थी, तो नेताजी की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में वो शामिल हुए। तो उसके बाद से ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का सिलसिला शुरू हुआ, तो वालिद साहब 4 बार एमएलए रहे। मेरे चचा हफीज़ आलम सैरानी साहब, मेरे वालिद के इंतकाल करने के बाद वो जिम्मेदारी संभाले, तो 3 बार वो रहे, बंगाल के मिनिस्टर भी रहे। और उनके बाद एक बार 2006 में दीपादास मुंशी कांग्रेस से यहाँ एमएलए बनी, फिर 3 साल में फिर वो चुनाव एमपी में चली गई। तो फिर 2009 में यहाँ पर मैं ग्वालपोखर के एमएलए के तौर पे चुना गया। उसके बाद से ये तीसरा टर्म कंप्लीट हुआ, अब चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपकी बातों से जो मुझे एक नई जानकारी मिली कि आपके पिता से पहले ही यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब थी, यहाँ चुनाव पहले भी लड़ी थी। वालिद साहब से पहले भी यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक का कैंडिडेट हुआ। अच्छा, मतलब एग्जिस्टेंस पार्टी का इधर था। एग्जिस्टेंस मतलब उस टाइम बस एक पार्टी कैंडिडेट दी थी, लेकिन पार्टी यहाँ जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो तैयार हुआ, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो ज़मीन बनी, ये रमज़ान साहब के C40 में ज्वाइन करने के बाद से बनी। 1994 में आपके पिता का इंतकाल हुआ, उस वक्त डेथ हुआ, तो उस वक्त आप काफ़ी छोटे रहे होंगे। आपसे जहाँ तक सुनने में आता है आप अलीगढ़ में शायद स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस बारे में अगर थोड़ा आप बात करें कि उस वक्त आपकी स्थिति कैसी थी, मतलब आप वहाँ से निकल कर कैसे आए इस एज में, एक छोटी सी उम्र में, वो मतलब कैसा सिचुएशन, क्या कुछ आपके साथ गुजरा? देखिए, वालिद साहब का जो इंतकाल हुआ उस वक्त मैं क्लास 6 पास करके जस्ट आया था, एग्ज़ाम देकर ही मैं आया था, तो 7 में या 6 के बाद ही की बात ये। तो उस वक्त काफ़ी छोटा था, ना पॉलिटिक्स की समझ थी, ना ये जो सियासी माहौल है, वालिद साहब एमएलए हैं, उनका क्या मर्तबा है, लोगों के लिए वो क्या काम करते हैं, ये सब की समझ मुझे नहीं थी। और जाहिर सी बात उस उम्र में किसी को नहीं होता है। लेकिन जब मैंने जो चीज़ को महसूस किया कि वालिद साहब के जनाजे में जब मैंने देखा कि लाखों की तादाद में लोग जनाजे में शामिल हो रहे हैं, जो लोग मुस्लिम हैं वो नमाज़ में शामिल हैं, और जो हिंदू हैं वो लोग भी, उनकी तादाद भी हज़ारों में है, वो भी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है तो इतने सारे लोग क्यों रो रहे हैं। तो ये बात को समझने में वक्त लगा, और बाद में जब ये पता चला कि भाई इस इलाके में सिर्फ मेरे परिवार से एक शख्स नहीं गया, बल्कि लोगों के दिलों में ये जगह थी उनकी कि हर कोई उनको अपने परिवार का एक शख्स मानता था, और हर परिवार उनके लिए रोया था। और ये जो मोहब्बत है आज भी ज़िंदा है। वालिद साहब के इंतकाल के 26 साल के बाद भी इस इलाके में लोगों ने रमज़ान साहब को ज़िंदा रखा है अपने दिलों में, अपनी कहानियों में, किस्से में, वो आज भी ज़िंदा हैं। हमारी पार्टी जो है उनको यादों को समेट के रखने के लिए उनके नाम पर जो टूर्नामेंट चलता है, नौजवानों को उनके बारे में बताया जाता है। तो ये एक है कि एक आदमी के अच्छे काम को सराहाया गया है, और उनके अच्छी लीडरशिप को लोगों ने कबूल किया है, और इस इलाके में आज भी उनकी लीडरशिप ज़िंदा है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे हम लोग भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चल रहा है। लेकिन उस उम्र में जो है, जब वालिद साहब गुजर गए तो उस वक्त तो जैसे वालिद साहब का साया सर से उठ गया। मेरे चचा जनाब हफीज़ आलम सैरानी साहब, उन्होंने हम लोगों का सर पे हाथ रखा, और आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरी पढ़ाई से लेकर आज इस लायक बनाने तक मेरे चचा जनाब हफीज़ आलम सैरानी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। आखिरी सवाल इससे लेना चाहेंगे, अगर आप इस पर बात करना चाहें तो अगर कंफर्टेबल हैं, जो उसके बाद जो केस हुआ उसका क्या आपके जीवन पे कोई असर पड़ा? कि मतलब एक तो पिता का खोना, उसके बाद उस मामले को लेकर जो केस हुआ और केस चलता रहा कई सालों तक, उसका क्या आपके जीवन पे कोई असर पड़ा? नहीं, इसका तो हुआ, क्योंकि भाई एक जो है मतलब चाइल्डहुड जो था वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने पब्लिक को फेस करना पड़ा, तरह तरह के सवाल, अखबारों में तरह तरह का कहानी छपने लगा, जो सच नहीं है वो भी छपने लगा, जो सच है वो भी छपने लगा। तो इससे हुआ कि तरह तरह का एक र्यूमर बना, लोगों के सामने कई सवालों के सामने खड़ा होना पड़ा। तो ये सब को फेस करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ऊपर वाले की दुआ है कि उन सारे सवालों का जवाब बन के आज मैं खुद खड़ा हूँ समाज के सामने।
यही। आपकी राजनीति में रुचि कब से शुरू हुई? मतलब पिता के नक्शे कदम पे आप जस्ट चलना चाह रहे थे, या अलग से भी राजनीति में एक रुचि आपकी थी? कॉलेज के दिनों की काफ़ी कहानियाँ आपकी सुनने में आती है, तो कब से ये रुचि स्टार्ट हुई? पॉलिटिक्स में आने की कोई मतलब सोच नहीं थी, लेकिन हाँ एक बगावती नेचर जो था कि गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है या कुछ गलत होते हुए देखने पर उस पर कहीं ना कहीं खामोश नहीं रहा जाए, ये मिजाज मेरा था। अलीगढ़ में मेरी स्कूलिंग रही, वहाँ पर स्कूल में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा। कोई भी गलत होने पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, अपने दोस्तों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसके वजह से आज भी काफ़ी बदनाम हूँ। कई मेरे अलीगढ़ के जो सीनियर बड़े भाई लोग हैं, वो लोग आज भी मेरे ख़िलाफ़ जब तकरीर रखते हैं तो मुझे अलीगढ़ में मैं गुंडा था इस खिताब से नवाजते हैं। लेकिन मैं गुंडागर्दी की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये था कि एक लड़ाइयाँ काफ़ी लड़ी हैं स्टूडेंट लाइफ में, और काफ़ी दोस्तों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई है किसी वजह से, किसी मुद्दे पर, मगर मेरी कोई ज़ाती लड़ाई कभी नहीं रही। तो आप जब अलीगढ़ में थे और कोई भी इस इलाके से अलीगढ़ में था? आप काफ़ी जी काफ़ी लोग थे। मतलब आपके राइवल पार्टी से कौन? मेरे बड़े भाई हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, जो आज हैं, वो हमारे सीनियर हुआ करते थे काफ़ी। मैं उस टाइम क्लास 9 में था, अब वो एमए कर रहे थे। तो इस तरह उनके साथ जो लोग इस इलाके में हैं, काफ़ी लोग हैं अलीगढ़ से, मेरे साथ भी जो लोग अलीगढ़ में थे। तो एक ये था कि सरेआम के मैं मारपीट करता था, गुंडागर्दी करता हूँ, ये चर्चा सरेआम कर दिया गया। तो लेकिन ये है कि मैं मारपीट किया, लड़ाइयाँ की, लेकिन लड़ाइयाँ एक मकसद के लिए की गई और जायज़ बातों पर, जायज़ मुद्दों पर मैं लड़ता था। अब उस लड़ाइयों में अब मेरा तरीका किसी को पसंद आता हो, किसी को नहीं आता, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं लड़ाई अपने तरीके से लड़ता था और वो हक़ के लिए लड़ता था, हक़ की आवाज़ उठाता रहा। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, फिर अलीगढ़ छूटा, फिर कलकत्ता में आकर जब मैं बाकी की पढ़ाइयाँ के कंप्लीट किया, अपना +2 हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, LLB किया, तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा लॉ करने, तब वहाँ पे मुझे हुआ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंगाल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे देखा कि जो मेरा कॉलेज था जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, उस कॉलेज में TMC की यूनियन थी, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को यूनियन रूम में ले जाकर बंद करके पीटना, उनको फिज़िकली असॉल्ट करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सरेआम हो रहा था। और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, उसमें लड़ाइयाँ हो गई, मारपीट होना शुरू हो गया। बाद में मैंने यूनियन बनाया, फिर TMC के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा, फिर वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुना गया, फिर स्टेट सेक्रेटरी बना, फिर वही ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक जो फॉरवर्ड ब्लॉक का विंग्स है, उसका मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चुना गया। फिर उसके बाद वहीं से सिलसिला पॉलिटिक्स का जरा, फिर यूथ में मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना, और फिर उसके बाद वहीं से शुरुआत होती गई। तो फिर यहाँ MLA बना। लॉ पास करने के साल 2007 के लास्ट में मैंने लॉ कंप्लीट किया, और 2009 में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। डिफेंस मिनिस्टर को लेके एक कहानी सुनने को अक्सर मिलता है आपके बारे में, क्या उनके गाड़ी पे मतलब के सामने कूद गए थे, क्या कहानी थी? हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी, जो आज हमारे राष्ट्रपति भी रहे और आज वो नहीं हैं। उस वक्त वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ये 2005 की बात है शायद। उसमें मुखर्जी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, जिस पर हमारे लोग पार्टी का एक मांग था कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। तो डिस्कशन करने पर प्रणब मुखर्जी ने रोक दिया था। तो उस वक्त मैं स्टूडेंट लीडर हुआ करता था कोलकाता जिला का। तो प्रणब मुखर्जी जी का प्रोग्राम था कोलकाता के ताज बंगाल होटल है, ताज बंगाल में उनका प्रोग्राम था। तो ये प्रोग्राम की खबर हम लोगों को थी, और मैं उनके कॉन्वे के आगे काला झंडा लेकर प्रणब मुखर्जी की गाड़ी पर अकेला कूद गया था। तो ये नेशनल न्यूज़ से इंटरनेशनल न्यूज़ BBC वर्ल्ड तक इसको कवर किया गया था। उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया था, मुझे अलीपुर में रखा गया था, फिर बाद में वहाँ से छोड़ दिया गया। तो उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो है मुखर्जी कमीशन पर अगर चर्चा करने नहीं दिया गया तो ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंत्री हैं, जिस राज्य में भी हैं, हर राज्य में हम सेंट्रल मिनिस्टर पर हम काला झंडा लेकर हमला करेंगे। तो ये दबाव एक सरकार पर बनी, जिसकी वजह से मुखर्जी कमीशन पर पार्लियामेंट में चर्चा किया गया, और उसमें पार्टिसिपेट किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे, हमारे बारासत के MP थे सुब्रतो बसु, वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये एक लड़ाई थी कि हमारे नेता का जो कमीशन रिपोर्ट आया उस पर चर्चा करने नहीं दिया गया, तो उसको जाके वहाँ चर्चा हो, उसके ख़िलाफ़ ये लड़ाई थी
इसलिए डिफेंस मिनिस्टर पर मैंने हमला किया था। 2006 में आपके चचा चुनाव हारे और 2009 में बतौर कैंडिडेट आपको रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या आपके चचा एक काबिल विधायक नहीं थे इलाके के, क्यों टिकट उनका काटा गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर हार जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं है। टिकट काटने को लेकर मैं कह रहा हूँ 2009 नहीं, तो ये हमारे पार्टी का एक उसूल है कि हमारी पार्टी बैठ के ठीक करती है कि किसको कब चुनाव लड़ाना है, और इसमें कोई कैंडिडेट खुद ये तय नहीं कर पाता कि उसको चुनाव लड़ना है या नहीं। तो मेरे चचा जो थे वो मंत्री थे और वो पार्टी के स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर थे, और उन्होंने खुद ये फैसला लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिसकी वजह से पार्टी को दूसरा कैंडिडेट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मीटिंग हुई और बाज़ाब्ते यहाँ से एक नाम प्रस्ताव किया गया, उसमें मेरा नाम आया कि यहाँ से विक्टर को कैंडिडेट किया जाए। उसके बाद उसी तरह से मुझे कैंडिडेट करके भेजा गया यहाँ पे। मतलब वो उन्होंने खुद लड़ने से मना कर दिया चुनाव? हाँ, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना किया। इस बार आपके जो अलाइंस है उसमें 6 पार्टियां हैं, काफ़ी बड़ी अलाइंस है। आपकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक जो इतनी पुरानी है, 1939 में बनी पार्टी, उसे 15 सीट मिला है। आरएसपी पुरानी पार्टी है, सीपीआई पुरानी पार्टी है। इन सब से ज़्यादा सीट एक नई पार्टी जो 1-2 महीने पहले बनी आईएसएफ, उनको 37 सीट दे दिया गया। ये कितना सही है? मतलब कि एक नई पार्टी को इतना सम्मान गठबंधन में मिल रहा है और आप लोगों को 15 सीट पे छोड़ दिया गया। देखिए, नई पार्टी और पुरानी पार्टी का बात नहीं है, ये जो हालात की वजह से समझौता किया जाता है, पॉलिटिकल इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज जो हालत पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की वजह से है, एक तरफ महंगाई की मार, बेरोज़गारी की मार, लोगों को, किसानों को उनकी ज़मीन फसल खोने का डर सता रहा है, पूंजीवादियों का हमला देश पे हो रहा है। ये सारे हालात को देख के जो हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता है, हम जो एक साथ देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है, हमारे संविधान पर हमला हो रहा है, आज इसको बचाने की लड़ाई है। हमारी कितनी सीट है और किसकी कितनी सीट है ये उसकी लड़ाई नहीं। आज देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, पार्टी बचेगी तो सीट भी बच जाएगा, लेकिन यहाँ देश ही नहीं रहेगा तो हम सीट लेकर क्या करेंगे। इसलिए हालात को देखते हुए बंगाल में वाम फ्रंट जो कि 34 साल हुकूमत करने के बाद भी आज बंगाल के साथ साथ देश को बचाने के लिए, आज बीजेपी को बंगाल में ताकि जगह ना मिले, आज उसको रोकने के लिए हम लोगों को जो सही लग रहा है, जो फैसला लिया गया है वो हम लोगों ने लिया है। इसमें किसी को ज़्यादा सीट, किसी को कम सीट, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। आप एक पूर्व विधायक के बेटे हैं, एक पूर्व विधायक के भतीजे हैं, फिर भी आप अपने विरोधियों पे, मंत्री गुलाम रब्बानी पे या चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये कितना सही है? क्या आपको लगता है कि आप जहाँ हैं आज, आप अपने परिवार की वजह से नहीं है? क्या आप परिवारवाद की वजह से यहाँ पे नहीं है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे पहचान मेरे परिवार की वजह से मिली है, इससे मैं इनकार भी नहीं करता। और आज अगर जो लोग मुझे ये कहते हैं कि वो परिवारवाद है, 40 साल से यहाँ पे है, एक ही परिवार है, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वालिद साहब ने अपनी पहचान इस इलाके में बतौर सियासी लीडर बनाया था। उस पहचान को बनाया और मैं उस घर में पैदा हुआ, ये मेरी खुशनसीबी है। इसमें अगर दूसरे लोग जो इस पर उंगलियां उठाते हैं, अगर उनके परिवार में कोई सियासी लीडर पैदा नहीं हुआ, उनको वो पहचान नहीं मिली, मैं आपका भी जवाब ही देना कि जब आप उन पे आरोप लगाते हैं तो आप भी तो उसी परिवारवाद का वही बात मैं कह रहा हूँ। तो जो जिनके घर में कोई सियासी लीडर पैदा नहीं हुआ, अब उनकी बदकिस्मती है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन इसको कि मुझे ये कहना कि मैं परिवारवाद, तो परिवारवाद किसे कहते हैं कि जब एक ही परिवार में अगर 4 आईएएस का बेटा आईएएस हो जाए तो आप उसको परिवारवाद कहेंगे? आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, उसका पोता आईएएस बन रहा है तो उसका परिवारवाद नहीं। नेता का बेटा नेता बन रहा है तो ये परिवारवाद नहीं। नेता का बेटा नेता बन रहा है, ये नेता मेरे वालिद साहब ने वसीयत करके नहीं दिया कि मैं एमएलए बनूंगा। आपको टिकट इसलिए मिला कि आप रमजान अली के बेटे हैं, ये आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। 2009 में आपको टिकट इस वजह से नहीं मिला? ये वामपंथी पार्टी में ये उसूल नहीं है। अगर ये होता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इलाके में भी हैं कि जिनके बेटे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो सारे नेताओं के बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है? काबिलियत और अपने आप को साबित करने की ज़रूरत होती है, जो मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से साबित किया था कि मैं लीडरशिप दे सकता हूँ। और चकलिया में भी जब मैं आया तो यहाँ पर भी ऐतिहासिक आंदोलन जो चकलिया के लोगों ने कभी नहीं किया था, या इस इलाके में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जितने भी सियासी लोग यहाँ पर आज अपने आप में खुद को नेता कहते हैं, किसी ने इस इलाके को आंदोलन
कैसे किया जाता है ये नहीं दिखाया था। वो अगर मरहूम मेरे वालिद रमज़ान साहब ने किया था और उसके बाद उसी परिवार से मैं जो यहाँ पर वो आंदोलन को खड़ा किया, चाहे वो 2005 में लाठीचारों का आंदोलन हो, चाहे उसके बाद बीडीओ ऑफिस में आंदोलन हो, जिला में डीएम के ऑफिस में आंदोलन हो, ज़मीन आंदोलन इस्लामपुर में हो, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो, किसान आंदोलन हो, उसी तरह मैं आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं किया बल्कि मगरिबी बंगाल के 23 ज़िला में तकरीबन 16 ज़िला में मैं आंदोलन करके तब जाके मैं एमएलए का टिकट मुझे मिला है। तो मेरे आज भी आप उसको पता कर लीजिए, पुरुलिया में जाइए, मानभूम विश्वविद्यालय का जो आंदोलन था वो आंदोलन खड़ा करने वाला मैं था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में जो तहरीक चलाई गई थी 2012 में, उसकी शुरुआत वहाँ पर जब मैं हुआ था वो करने वाला मैं था। उसकी शुरुआत आपने की थी एएमयू किशनगंज। एएमयू किशनगंज का मुद्दा जो है वो ठंडा पड़ गया था। उसके बाद वहाँ पर इत्तेहाद की ज़रूरत का जो पोस्टर लगा के लोगों को जगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लोगों तक पहुँचना, ये काम करने के बाद वहाँ के लीडरों को एहसास दिलाया गया था कि बंगाल से अगर एक आदमी आके यहाँ लड़ाई कर सकता है तो बंगाल के नेता अगर यहाँ गा सकता है तो बिहार के रहबर कैसे खामोश बैठ सकते हैं। तब उनको उतरना पड़ा था। तो 2011 वाला मूवमेंट हुआ आपकी शुरुआत में तो ये हुई थी। तो ये ऐसा कई मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि जो आंदोलन मैंने किया था। यहाँ पे हटवार में एक ज़मीन आंदोलन चला था 2007 में, उस वक्त मैं एमएलए भी नहीं था। यहाँ पावर ग्रिड के लिए ज़मीन सरकार ले रही थी, किसानों की ज़मीन हटवार में। उस वक्त किसानों के साथ खड़े होकर उनकी ज़मीन बचाने की लड़ाई मैं लड़ा था। तो ये लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने और उससे मुझे पहचान मिला है, इलाके के लोगों को भरोसा मिला है कि नहीं ये इसके अंदर लीडरशिप है, अभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लोगों ने अपनी दुआएं दी। तो मैं आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या अलग होगा या सीपीएम कांग्रेस का मैनिफेस्टो? हमारी पार्टी का चुनाव में हमारी पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो होता है, वो है लेफ्ट फ्रंट का। और अभी जो हमारा संयुक्त मोर्चा जो लेफ्ट फ्रंट बन है उसके ही एक ही मैनिफेस्टो रहेगा हमारा। तो सीपीएम ने जो मैनिफेस्टो किया है मतलब उसे ही आपका मैनिफेस्टो माना जाए? सीपीएम का नहीं है, सीपीएम का नहीं, ये पूरा संयुक्त मोर्चा का कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं। सीपीएम अलग से कर रही है, कांग्रेस अलग से जारी कर रही है। एक ही मैनिफेस्टो लेफ्ट फ्रंट का बन जाएगा वो। पहले तो सीपीएम के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन विल हैव राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन, द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या आप चुनावी वादों के तौर पर देंगे? अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो अब मजबूरी बन गई हमारी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद अब हिंदू को अपने आप को हिंदू साबित करना पड़ रहा है, मुसलमान को मुसलमान साबित करना पड़ रहा है। और ये जो है हमारा जो मज़हब है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने धर्म को मानने पर संविधान हमको इख्तियार देता है। इस बात की चर्चा 2014 से पहले नहीं होती थी, लेकिन 2014 के बाद अब ये चर्चा सरेआम है। अब मुद्दा तो यही बन गया है कि हिंदू हिंदू रहेगा या नहीं, मुसलमान मुसलमान रह पाएगा या नहीं। अब तो लड़ाई उसकी है। अब तो सवाल यहाँ खड़ा हो गया है कि हम अपने ही देश में अपने संविधान को मानते हुए हम अपने मज़हब, अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर का हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं? जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको आप प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चल रहा है, आप उसको चलाएंगे? ये प्रॉमिस नहीं है, ये मैनिफेस्टो तो एक वादा ही है ना कि सरकार मैनिफेस्टो में। हाँ, तो उसमें यही तो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की सरकार आकर अब ये कह रही है कि अब मुसलमानों को देश छोर से निकाल दिया जाएगा। आज एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है। आज मुसलमान क्या खाएगा नहीं खाएगा उस पर फैसला किया जा रहा है। कौन मस्जिद में जा पाएगा नहीं जा पाएगा इस पर फैसला हो रहा है। अब आपके बिहार में ये चंद दिन पहले की बात है, किशनगंज में आज शेरशाहवादी भाइयों पर उंगली उठा दिया गया। बीजेपी के किसी नेता ने ये बयान दिया है कि सन 71 में जो बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था उसमें हमारे शेरशाहवादी भाई लोग बांग्लादेश से बिहार के सीमांचल इलाके में आके बसे हुए हैं, ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं। अब ये बात कही जा रही है। तो आज तो सवाल यही है कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो हमारा है उस अधिकार को ही अब लड़के लेने की बात करनी पड़ रही है। तो इसलिए ये बात कहा जा रहा है कि हम आपके संविधान का जो हक है, जो अधिकार है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाल झंडा अपनी लड़ाई लड़ेगा। आपकी जो अलायंस पार्टनर है आईएसएफ, क्या अब्बास सिद्दीकी साहब को आप कैंपेनिंग के लिए बुलाएंगे इस इलाके में? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब यहाँ आएंगे नहीं आएंगे ये मैं उन अपने पार्टी को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे क्या? अपने बिल्कुल, अगर वो आना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उनको बुलाऊंगा। इसमें नहीं बुलाने की कोई बात नहीं है। वो हैं, उनके मुरीद हर जगह है। लोग अगर उनके चाहने वाले हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा हैं, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, इसमें आए तो कोई परेशानी की कोई बात नहीं है।
2019 लोकसभा चुनाव के चाकुलिया विधानसभा के अगर रिजल्ट पे गौर करें तो टीएमसी को लगभग 59,000, बीजेपी को 51,000, सीपीएम को 40,000 और कांग्रेस को 7,000 है। तो सीपीएम और कांग्रेस का वोट मिला भी दें फिर भी आप तीसरे पे चले आते हैं, उस कंडीशन से कैसे आप बाहर आएंगे? देखिए, जो लोकसभा में जो चुनाव का रिज़ल्ट आप दिखा रहे हैं, ये रिज़ल्ट जो है, ये रिज़ल्ट पब्लिक का रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को वोट देने नहीं दिया गया। उसमें जो है बहुत सारे बूथों को रिगिंग किया गया, लोगों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया। किसने किया ये हुकूमत की पार्टी जो है टीएमसी ने लोगों को डरा के धमका। तो यहाँ से बीजेपी, हाँ, जीती बीजेपी है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर उन लोगों ने लोगों को वोट देने नहीं दिया, अपन बूथ रिगिंग करके उन लोगों ने यहाँ पर आम आवाम को उसका जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको छीन लिया गया। उसके बाद भी यहाँ पर बीजेपी जीत गई। तो ये जो टीएमसी है वो खुद जीतने के लिए लड़ाई नहीं कर रही थी, वो बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रही थी। इसलिए यहाँ पे जो मोहम्मद सलीम साहब, एक काबिल लीडर, जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड उनको मिल चुका है, ऐसी शख्सियत जिसकी लीडरशिप का लोहा सारे हिंदुस्तान में माना जाता है, उस आदमी को यहाँ पर हराने का काम इन लोगों ने किया है। अगर ये खुद जीतने का काम करते तो वो शायद अच्छा होता, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ मोहम्मद सलीम को हराने का काम किया है और बीजेपी को जिताने का काम किया। बस इसी वजह से आज बीजेपी यहाँ जीती है। आपने मोहम्मद सलीम साहब का साथ दिया था इस बार? बिल्कुल, मोहम्मद सलीम साहब हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे। तो कहते हैं आपने कैंपेनिंग नहीं किया उनके लिए। ये कोई गलत बात है, जो लोग कहते हैं उनका जवाब। मंच में नहीं दिखे आप लोकसभा में कहीं? आप कौन कहते हैं? मंच पे थे? बिल्कुल था, मैं उनके साथ हर मंच पे रहा हूँ। उनके साथ चकलिया में प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे जो रैली निकली मैं उनके साथ था, करंदगी में उनके साथ, गोपालपुर में मंच में मैंने शामिल रहा, ग्वालपोखर में उनके साथ जाके मैंने मीटिंग किया उनके लिए, ग्वालपोखर में हर सभा मैंने किया है। जहाँ जहाँ मैं जा सकता था वो सारा काम मैंने किया है। लेकिन अब हार जीत अलग चीज़, ये आवाम पे है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने वाम फ्रंट को जिताने का काम किया। आप रिगिंग का जो आरोप लगा रहे हैं, तो आपके क्या, अगर आपके पास उस तरह का एविडेंस है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए? इलेक्शन कमीशन को ऐसा बहुत सारा एविडेंस दिया गया है। पंचायत चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में बंगाल का जो चेहरा ममता बनर्जी ने सामने लाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है वो बंगाल में। 33% जो है लोग नॉमिनेशन नहीं कर पाए, 33% सीट पे कोई चुनाव नहीं हुआ। तो ये इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी एक सरकार की, कि जो सरकार में रहकर माँ माटी मानुस का नारा देती हैं, अपने आप को बांग्लार गौरव ममता स्लोगन देती हैं, और उनकी हुकूमत में बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। लोगों का जो नेचुरल राइट है वोट देने का, उस राइट को उन छीन लिया गया। तो इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? लेकिन आप तो खुद को ममता बनर्जी का सबसे सही शागिर्द बोलते हैं, तो आप क्या इसी ममता बनर्जी का शागिर्द हैं या कोई और रूप आपके सामने है? मैं ममता बनर्जी का शागिर्द हूँ। किस वजह से कहा? मैंने असेंबली के अंदर मैं खड़े होकर बोला था कि पूरे बंगाल में अगर आपका सही मायने में कोई शागिर्द है वो मैं हूँ। तो इसी ममता बनर्जी के शागिर्द हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैं जिस ममता बनर्जी का शागिर्द हूँ वो ममता बनर्जी है। 34 साल जब वामफ्रंट की हुकूमत रही, उस 34 साल में ममता बनर्जी ने अपोजिशन लीडर के तौर पर जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनका जो इनकलाबी जज्बा था, उस ममता बनर्जी का मैं शागिर्द हूँ। और मैं ये खुल के कहा था कि आपको मैंने लड़ते हुए देखा है, आपको मैंने पढ़ के जो जाना है, तो मैं उस ममता बनर्जी का फ़ैन हूँ और मैं उसका शागिर्द हूँ। लेकिन आज जो हुकूमत में जो ममता बनर्जी हैं, उस ममता बनर्जी को मैं नहीं मानता, उसकी लीडरशिप को नहीं मानता, मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। और जिस तरह से आप लोगों को ख़रीद कर घोड़े के तरह, बकरी के तरह अपने पार्टी में लेके आ रही हैं, ये लोग आपके कोई शागिर्द नहीं है, कोई आपके फॉलोवर्स नहीं, ये आपके साथ सिर्फ हुकूमत में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके नक्शे कदम पर अगर कोई लड़ने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, तो अगर आप 34 साल हुकूमत करती हैं, तो मैं 34 साल आप जिस तरह वाम फ्रंट से लड़ती रही, मैं आपके खिलाफ अपनी पार्टी में रहकर आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये कहा था। एक शागिर्द का क्या एक गुरु के साथ जाना आपको क्यों गलत लगता है? शागिर्द का गुरु के साथ जाना गलत नहीं है, लेकिन मैं उनको गुरु कहाँ माना हूँ ये समझना होगा। मैं उनको गुरु उनके तो अगर वो पोजीशन में चले आए तो आप जाएंगे टीएमसी में फिर? अरे वो इनकलाबी जज्बे के को मैं आज तो वो अपने इनकलाबी जज्बे को उनका मतलब गायब हो चुका है, आप कह रहे खत्म हो चुका आज करिश्मा और नहीं है। आज वो कैरिज्मेटिक ममता बनर्जी नहीं है, जो डायनेमिक ममता बनर्जी थी वो नहीं है। आज जो ममता बनर्जी है ये कंप्रोमाइज़ करने वाली ममता बनर्जी है, ये डरी हुई, सहमी हुई, लाचार, बेबस ममता बनर्जी है, जो बीजेपी के सामने कठपुतली बन के खड़ी हैं।
आज बीजेपी उनको कभी सीबीआई का डर से उनको कमज़ोर करता है, कभी उनके मिनिस्टरों को जेल में घुसाता है, तो ये समझौता कर लेती हैं। नहीं तो आज ममता बनर्जी क्यों नहीं बता रही हैं कि शारदा में जो ये रिपोर्ट आया उसका कमीशन तो उन्होंने इसको हाई कोर्ट के जज को देकर एक कमीशन बनाई गई थी, उसका रिपोर्ट नहीं सामने ला रही हैं, क्यों नहीं ला रही हैं? मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं तो आइडियोलॉजिकली तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनी ही तो वो कांग्रेस के खिलाफ बनी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के आइडियोलॉजी से एग्री नहीं किए। उसके बाद अगर थोड़ा हम रिसेंट आए, जब लेफ्ट की सरकार बनने से पहले 1969 में जब वेस्ट दिनाजपुर जिला हुआ करता था, इतने भयंकर क्लेशेज हुए सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों के बीच, तो फिर आप भी तो कदम कदम पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आ रहे हैं। हाल ही में देखें तो आप तो केरला में खिलाफ लड़ रहे हैं, सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ रहे हैं आप चुनाव, तो आप लोग भी तो खुद इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप दो चीज़ को एक कर दे रहे हैं। पहली बात कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ की बात आप कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। दोनों को आप मिला रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के जब एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का फॉर्मेशन किए थे, वो एक आइडियोलॉजी थी कि कांग्रेस कंप्रोमाइज़ में जा रही थी और नेताजी का था कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई, एक डोमिनेंट स्टेटस की मांग कांग्रेस कर रही थी और नेताजी टोटल इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। ये एक आइडियोलॉजी पे लड़ाई थी और उस आइडियोलॉजी के साथ वो अलग हो गए। तो उस आइडियोलॉजी के साथ हम लोग हैं। हम लोग आज भी कहते हैं कि टोटल पावर होना चाहिए वो हिंदुस्तान के पब्लिक के हाथ में, ये सब कुछ पब्लिक के हाथ का है। तो आज की कांग्रेस क्या सही है, लेफ्ट से अलायंस करने के लायक है? वही तो पता है कि आज जो अलायंस हो रहा है ये पॉलिटिकल इक्वेशन को देखते हुए 2014 के बाद जो हालात पैदा हुए हैं देश को, अभी लड़ाई हमारी आइडियोलॉजी और हमारे आपसी मतभेद की नहीं है, अभी देश को बचाने की लड़ाई है। पहले देश बचेगा तब हम बचेंगे, हमारी आइडियोलॉजी बचेगी। लेकिन अगर देश ही नहीं बचा पाएंगे हम, तो जिस तरह मोदी सरकार पूरा देश बेचने पे उतारू है, आज रेल बिक गया, LIC बिक गया, बैंक बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रहा है, हमारा जो बंदरगाह है बिक रहा है, एक एक चीज़ हमारे देश का बिकते जा रहा है। तो आज हमारा देश ही नहीं बचेगा तो हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की, आज के फॉरवर्ड ब्लॉक की आइडियोलॉजी क्या है? नेशनलिस्ट पार्टी है, लेफ्ट नेशनलिस्ट है, सोशलिस्ट है, आइडियोलॉजी है क्या आज आपकी? हमारी आइडियोलॉजी भाई साफ है कि हमारी आइडियोलॉजी एक ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आइडियोलॉजी था, उन्होंने जो देश का सपना देखा था, उस सपने का भारत बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सिंपली सुभाषिस्ट ही, सुभाषिस्ट हैं हम। लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट ये सब लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट है, कैटेगरी का नहीं, हम सुभाषिस्ट हैं। हमको आप लेफ्ट के साथ भी रख सकते हैं, कुछ कॉमन एजेंडा में हम लेफ्टिस्ट हैं, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो है नेताजी का सपने का भारत बनाना हमारा मकसद है। कांग्रेस जो स्थानीय कांग्रेस का विंग है वो आपके साथ है? बिल्कुल है। हम लोग सब वाम कांग्रेस जोटे एक साथ हम लोग यहाँ पर रैली निकालते हैं, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के अलावा किसी का झंडा तक नहीं दिखता। ये तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस अपनी पार्टी अपना ऑर्गेनाइजेशन को लेके कोई एजेंडा करने, चुनाव है तो अलायंस के कम से कम जो मेन पार्टनर हैं आपके सीपीएम और कांग्रेस का झंडा तो दिख सकता था साथ। जी तो उनके लोग नहीं आपका साथ दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग सारे साथ में हैं। लेकिन बात है कि हर पार्टी की अपना एक इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है। तो मेरी पार्टी का इंडिविजुअल प्रोग्राम था, उसको हमने किया। कांग्रेस अपनी तरीके से उन लोगों ने किसान आंदोलन को समर्थन किया है, CPIM अपनी तरीके से समर्थन कर रही है, फिर लेफ्ट फ्रंट हम लोग एक साथ होकर लेफ्ट कांग्रेस मिलके हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारा एक साथ लेफ्ट कांग्रेस का रैली कलकत्ता में निकला, हम लोग एक साथ किए, लेफ्ट फ्रंट एक साथ किए, फॉरवर्ड ब्लॉक अलग अलग जगह पे अलग अलग किया, CPM ने अलग अलग किया, कांग्रेस भी अलग किया। तो ये एक इंडिविजुअल जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपना प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं। पिछले 11-12 साल का आप कुछ ऐसा बड़ा काम गिना सकते हैं जिसको लेके आज इस बार आप जनता से वोट मांगेंगे कि देखो हमने ये काम किया 11 साल में? आपके पिता का नहीं, आपका काम। देखिए, पहली बात है कि इंडिविजुअली मेरा काम ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये पार्टी में नहीं होता है। लेफ्ट फ्रंट में हुकूमत, हाँ वही बता रहे हो कि हुकूमत में जो काम होता है वो कंबाइंडली काम हुकूमत करती है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो काम आप बोलिए कि 10 साल में आपने क्या काम किया, तो इंडिविजुअली मैं क्या काम किया, तो किसी को अगर छोटा छोटा कुछ बेनिफिट मिल गया, किसी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसको मैं गिनाऊँ तो वो लाखों में चला जाएगा। तो वो कोई कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट का जो काम आप कहते हैं, अगर वो कहें तो उस पर जो काम मैंने किया है, तो उस काम को यहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा कुछ काम है जो MLA फंड से किया जाता है, तो उस काम के तौर पर कई ब्रिजें बनी हैं, कई जगह पे स्कूलों को बिल्डिंगें बनी हैं, कई रास्ते बने हैं, कई कलवर्ट बना है, कई नई स्कूल का ये था, मनोरा में प्राइमरी स्कूल नहीं था, वहाँ का डिमांड था, वहाँ पर मनोरा प्राइमरी स्कूल बना के दिया गया है। मनोरा में हमारे लिए गर्ल्स हाई स्कूल के पूरे इलाके में नहीं है, मनोरा में गर्ल्स हाई स्कूल अप्रूव करा के दिया है। अभी तक उसके लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया, वो
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। मनोरा गर्ल्स हाई स्कूल अप्रूव्ड हो चुका है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया है। कॉलेज के लिए भी मैंने काम किया, कॉलेज के लिए फ़ंड भी इकट्ठा करवाया, 7.5 करोड़ रुपया मंगाया गया, ज़मीन इकट्ठा की। लेकिन हमारे इलाके में जो है मैसाखोर एक गांव है, वहाँ पे ज़मीन निकाला गया ढूंढ के। कुछ ज़मीन गांव वालों से लेना था, लेकिन उस वक्त ज़मीन दिया नहीं, लोगों ने ज़मीन देने में आनाकानी कर दी, जिसकी वजह से फ़ंड जो है वो रिटर्न चला गया। ये सब कुछ परेशानी है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है। ममता बनर्जी के पास मैं कई बार गया कि आप हमें एक कॉलेज दीजिए, तो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं कॉलेज नहीं दे सकती, क्योंकि 46 कॉलेज को मैं अप्रूवल दे के रखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। जब तक मैं 46 कॉलेज नहीं बनाऊंगी, मैं कोई नया कॉलेज नहीं बनाऊंगी। तो आज तक वो 46 कॉलेज भी नहीं बना। और लेकिन इधर क्लब को पैसे देने के लिए 3.5 करोड़ रुपया सिर्फ क्लबों में बांट दिया गया है। आप ये मानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव काम या एक काम जो दिखे रियल में, वो तभी हो सकता है जब आप सत्ताधारी पार्टी में हो? देखिए, ये तो सही बात है कि काम तो सरकार को करना पड़ेगा। मैं कंस्ट्रक्टिव डिमांड्स कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टिव डिमांड मेरा होगा। इस इलाके के लिए जो कंस्ट्रक्टिव डिमांड है वो मैं रखता हूँ एज ए अपोजिशन। सरकार की नज़रों में लाना कि इस इलाके के लिए ये कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है, ये आप करके दिखिए। आज सरकार का काम है करना, उसके लिए सरकार की नीयत सही होनी चाहिए। तो अगर इस बार का आप देखें, जितने भी तमाम सर्वे हैं, तो कोई तो ये नहीं कह रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस की सरकार बन रही है। ओपोजिशन में तो दिख रहे हैं, ये ऑनेस्टली अगर आप भी मानेंगे तो हैं। तो फिर आपको दोबारा विधायक, चौथी बार विधायक बना के क्या फ़ायदा होगा चाकुलिया के लिए? देखिए, विधायक सिर्फ जो है आपको कुछ करने के लिए नहीं, विधायक है रिप्रेजेंट करने के लिए, कि इलाके की परेशानी को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने की सलाहियत होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव काम जो है, जैसे बिल्डिंगें बनाना, सड़कें बनाना या और कुछ इस तरह का काम करना, ये काम जो है कोई भी सरकार आएगी उसकी सरकार में ये काम होगा। आज आप कहते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट की सरकार चली गई तो ममता की सरकार आई तो रास्ता नहीं बनेगा, बनेगा। कल ममता की सरकार चली जाए, कल कोई और सरकार आ जाए तो भी यहाँ रास्ता बनेगा, क्योंकि जो रास्ता बना हुआ है उसकी मरम्मत सरकार को करनी पड़ेगी। देर से करेगी या पहले जल्दी करेगी, रास्तों की बात ये करें तो मैं रास्तों का कुछ रास्ते जो नज़र में आते हैं, सुरजापुर से हसान हो गया, बेलबाड़ी से बोचागढ़ी हो गया, फुलबाड़ी आदिवासी टोला की सड़क है, गलिया से बागडोब हो गया, निसंद्रा चौक से NH तक का रोड हो गया। इतना सारा रोड पड़ा हुआ है। इतने दिनों तक आपके परिवार के लोग ही विधायक रहे, सत्ता में भी रहे, फिर कहाँ कमी रह गई है? सत्ता में रहे तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सत्ता में 34 साल जब रहे, उस 34 साल के पहले आज आप 2021 में खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप 77 में अगर करते तो आपका सवाल कुछ और होता। तब हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, ये खेत हुआ करता था और खेतों में मिट्टी डालकर उसको सड़क की शक्ल दी गई, फिर उसके ऊपर बेड मिसाली डाला गया या फिर उसको ईंटे का सोलिंग किया गया, फिर उस पर ढलाई हुई, बाद में वो पक्की सड़कें बनी। तो इसमें वक्त लगता है, ज़मीन लेना पड़ता है, ज़मीन लेकर उसमें मिट्टी डाल के सड़क बनाई गई, उसको एक स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया, आज उस पर सड़क दिखाई दे रही है आपको। और ये आज टीएमसी की 10 साल की हुकूमत में एक नया सड़क उन लोगों ने नहीं बनाया है। जो भी सड़क है उस पर सिर्फ मरम्मत किया जा रहा है। ये सारा सड़क, चाहे आप जितने सड़कों का नाम लिए, सुरजापुर का, आप निशिंदरा से लेके नेशनल हाईवे का नाम लिए, ये सारी सड़कें जो है वाम फ्रंट की सरकार ने बनाया है, उसकी हुकूमत है। कुल मिला के फिर विक्टर साहब वही मैं कह रहा हूँ कि इतने दिन फिर आपके विधायक अगर ओपोजिशन में रहते हुए अगर बिल्कुल इग्नोर करके इलाके को चला जा रहा है, तो इसका समाधान क्या है? इग्नोर कहाँ हुआ है भाई? आप ही ना कह रहे हैं कि पिछले 10-11 साल में सड़क बना ही नहीं, नई सड़क बनी नहीं, नई सड़कें नहीं बनी, नई सड़कें, पुरानी सड़कों पर जो सड़कों का मरम्मत ही नहीं हो रहा है, तो फिर फायदा कहाँ है? तो ये अब ये तो सरकार जवाब देगी ना। नहीं, आपसे पब्लिक को क्या फ़ायदा? ये मेरा मुझसे पब्लिक को क्या फ़ायदा, ये तो आपको पब्लिक से पूछना पड़ेगा। मुझसे पब्लिक को ये फ़ायदा है कि जो आप अगर कंपेयर करना है तो मेरे बगल में गुलाम रब्बानी साहब सरकार के मंत्री हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को कंपेयर कीजिए, वहाँ के रास्तों को देखिए और यहाँ के रास्तों को देखिए। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर क्या आप देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देखती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सही है या नहीं, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसको देखना, उस पर काम सही हो रहा है या नहीं, उसकी निगहबानी करना एक रिप्रेजेंटेटिव का काम है, जो मैं बखूबी करता हूँ। इसलिए पंचायत हो या यहाँ पे कोई भी लड़ाई हुई, सड़कों रास्ते पे जब भी कोई लड़ाई हुई है, तो हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा अनहोनी नहीं हुआ जो ग्वालपोखर में हो। जहाँ मिनिस्टर है वहीं गोली चल रहा है, जहाँ मिनिस्टर है वहीं कत्ल हो रहा है, जहाँ मिनिस्टर है वहीं रात के अंधेरे में पुलिस उठा के बिना FIR के 4-4 दिन तक थाने में बंद करके रखता है लोगों को। वीडियो बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के किसी भी गरीब आदमी का घर आके तोड़ के चला जाता है। ये सारा चीज़ कहाँ हो रहा है? जहाँ तृणमूल की हुकूमत है। आप चोपड़ा में चले जाइए, चोपड़ा में कौन है? तृणमूल के MLA है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कहाँ है? चोपड़ा में है।
गोलियां कहाँ चलती हैं वहाँ चलती है। रायगंज चले जाइए जहाँ पे म्यूनसिपलिटी आज उनके हाथ में है, जिला का कांग्रेस का एमएलए हुआ नहीं, मैं म्यूनसिपलिटी की बात कर रहा हूँ, रायगंज शहर की। एमएलए करते करते आप म्यूनिसिपैलिटी में अरे चले भाई गए। जहाँ जिसकी हुकूमत है, मैं वो कह रहा हूँ, हुकूमत में तो वो है ना, एमएलए वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, लेकिन एक म्यूनसिपलिटी आप लेके रखे हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, करंदगी आप पास में आप उसका लॉ एंड ऑर्डर देखिए। लेकिन यहाँ पे लोग अमन और चैन के साथ रह पाते हैं, शांति से रह रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद कुछ भी हो, उसको हम लोग किसी भी तरह से हो उसको हल करते हैं, लोगों को चैन से रहने का रास्ता बना के देते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को जब कहीं भी बाहर जाते हैं, उनको ये यकीन दिला पाते हैं कि आप अपने काम में जाइए, आपकी परिवार यहाँ पर चैन और सुकून के साथ पूरी हिफाजत से यहाँ पर रह पाएगा, ये यकीन रहता है लोगों को। हॉस्पिटल के हालात यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो उसको लेकर जब बने बनाए हॉस्पिटल है उसको कैसे सुधारा जाएगा? देखिए ये तो आप वही ना मैं कहा, आप 2021 में देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल 2005 में जब लाठीचार्ज आंदोलन मैंने किया था, उस वक्त लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी। उस अब वो 70 साल वाले जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, 70 साल ने, मैं सिर्फ 2005 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हुकूमत लेफ्ट फ्रंट की थी, बुद्धोदेव भट्टाचार्य हमारे मुख्यमंत्री थे, और उनके हुकूमत में मैंने ये हॉस्पिटल को तोड़ दिया था। ये बिल्डिंग जो थी, ये समझ लिए जिसको हम कहते हैं कि अस्तबल टाइप का ये बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को मैंने तोड़ा था। उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से 1,64,00,000 रुपया सेंक्शन हुआ। उसके बाद आज जो ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, जिसको आप अभी बता रहे थे कि बना बनाया हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल तब बना था, ये मेरे आंदोलन की वजह से। तो बिल्डिंग ही रहेगा या कुछ उसका मुकदमा आज भी मुझ पर चल रहा है। और ये हॉस्पिटल आज जो है, आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए, इस्लामपुर सदर हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, रायगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, ये 2 जगह को छोड़कर बाकी 7 ब्लॉक में जितने भी हॉस्पिटल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हॉस्पिटल चाकुलिया का है। अब उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, ये मांग मैं करता हूँ, लेकिन सरकार को करना होगा। हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बतौर हेल्थ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके नॉलेज में लाना मेरा काम है। मैं उनके नॉलेज में 2500 बार ला चुका हूँ, उनके हर बजट में मैं उठाता हूँ, पर्सनली उनको मैंने अप्रोच किया है, तब जाके हमारे यहाँ कुछ एक डॉक्टर बढ़ाया गया है, हमारे यहाँ अटेंडेंट बढ़ाया गया है। नहीं तो हमारे यहाँ पहले जो BOMH नहीं थे, BOMH यहाँ पर दिया गया है। यहाँ मुकाबला किससे मानते हैं? दोनों कैंडिडेट, दोनों पार्टी ने अनाउंस कर दिया है, TMC से मिनाज आरफीन, घोरेर बेटा का जो यहाँ चलता रहता है बात, तो घोरेर बेटा वर्सेस घोरेर बेटा, या बीजेपी के डॉक्टर सचिन प्रसाद, किससे मुकाबला मानते हैं? ये घोड़ेर छुआ, ये सब तो एक स्लोगन है, सभी कोई घर के बच्चे हैं और घोड़ेर छुआ सभी है, लेकिन घर में एक परिवार में अगर 2 बच्चे हो ना, तो उसमें लायक और नालायक भी होता है। तो घर वाले ये फैसला करेंगे कौन लायक है कौन नालायक है, नालायक और लायक का फैसला घर वाले कर लेंगे। और ये जो मेरा ये मानना है कि लड़ाई जो है वो अगर एक काबिल कैंडिडेट के साथ होता तो लड़ाई TMC से होती, लेकिन TMC ने जिसको अपना दावेदारी के लिए जिसको खड़ा किया है, उससे काबिल लोग पड़े हुए रह गए कतार में। आपके हिसाब से किसको TMC को टिकट? मेरे हिसाब से नहीं, काबिल कौन है? तो मैं तो बता रहा हूँ कि TMC ने जिसको अपना उम्मीदवार चुना है, उनसे बेहतर और काबिल लोग कतार में खड़े थे, लेकिन एक TMC के तौर पर जिसको उम्मीदवार खड़ा किया गया है, वो इस इलाके में सियासी एतबार से उसकी पहचान दल बदलू की है। उन्होंने CPM से कांग्रेस, कांग्रेस से तृणमूल, अब वो तृणमूल से कल BJP में जाएंगे। इससे मतलब ये इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात कि काबिलियत की बात, तो भाई सियासत में वो भी काफ़ी दिन से, लेकिन इस इलाके में एक भी ऐसा आंदोलन जो इस इलाके के आवाम के लिए उन्होंने किया हो, एक लड़ाई है पूरी अपने सियासी ज़िंदगी में उन्होंने एक लड़ाई चाकुलिया के लोगों के लिए की है। उन्होंने सिर्फ पार्टी का प्रोग्राम किया है, इस इलाके के लोगों के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, कभी आवाज़ नहीं उठाया है, कभी किसी इस इलाके की लाचारी, बेबसी या मज़दूर, किसान, नौजवान, बेरोज़गारी या यहाँ के माँ बहनों की हिफाजत या किसी भी मुद्दे को लेकर एक बार भी वो सड़क पर नहीं उतरे हैं, सिर्फ अपने पार्टी का प्रोग्राम किया है उन्होंने। तो ये फ़र्क है। और दूसरी बात है कि भाई एक आदमी को पार्लियामेंट में आप भेजेंगे, असेंबली में भेजेंगे, तो एक वक्त था, हमारा संविधान आज भी कहता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई एडुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो हिंदुस्तान है, अब हमारे नौजवान, कल तक यहाँ स्कूल नहीं था एक वक्त में, तो बच्चे
स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ के नौजवान स्कूल से कॉलेज तक जा रहे हैं, अच्छी अच्छी तालीम लेकर। आज डॉक्टर, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, इस इलाके में सारी फील्ड में आपको नौजवान मिलेंगे। अब लोगों का है कि अब रिप्रेजेंट जो करेगा वो क्वालिफाइड हो, जो असेंबली में जाके बिल को पढ़ के समझ सके। और जो वो मतलब साक्षर ही नहीं है, साक्षर है कि नहीं भाई, मैं इतना नहीं कहता। ये पढ़ने की बात जहाँ हाँ जी, बिल्कुल कह रहा हूँ कि बिल पढ़ने की बात मैं कह रहा हूँ कि उसको पढ़ के समझने की सलाहियत होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी भाई चाकुलिया हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर नहीं पाया, यहाँ पे मैट्रिक पास नहीं कर पाए, जिसको हम बंगाल में हमारा माध्यमिक होता है, वो चाकुलिया में माध्यमिक फेल कर चुके हैं। अब जो आदमी फिर दोबारा नहीं किया, दोबारा तो भाई कहीं से भी कुछ भी जानकारी है तो जब हम उनसे मिलेंगे पूछेंगे। बिल्कुल पूछिए उनसे। भाई मेरी जानकारी क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि उनके साथ जो लोग पढ़ाई किए हैं वो लोग बोलते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उनके साथियों का स्टेटमेंट है। तो ये जो उनके साथियों का स्टेटमेंट है, अगर ये बात सच है तो ये बात उनकी पार्टी की जानकारी में होगी। तो ऐसे आदमी को आप चुनाव के मैदान में उतार दिए, जहाँ काबिल लोग कतार में खड़े रह गए, जो आपकी पार्टी को बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते थे असेंबली के अंदर, समाज में, ऐसे लोगों को छोड़कर किस बेसिस पे आपने इनको टिकट दिया है? ये उनकी पार्टी बेहतर जानेगी? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज लोग में नौजवान किसको चाहेगा? एक तरफ भाई आपके सामने कैंडिडेट के तौर पर जो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके पास, या स्कूल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा, ऐसे लोगों को, या फिर जो क्वालिफाइड हैं, जो बात समझते हैं, बोलने की सलाहियत है, अपनी बात को रख सकते हैं, ऐसे लोगों को, तो ये आवाम फैसला करेगी। बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर सचिन प्रसाद, डॉक्टर सचिन प्रसाद, नो डाउट ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो काबिल हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन जो सियासी तौर पर है वो अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, वो सियासत से कभी जुड़े हुए नहीं रहे। बस उन्होंने चुनाव से पहले कुछ महीनों पहले फेसबुक पे मैंने देखा कुछ कंबल बांटते हुए वो नज़र आए हैं। तो कंबल बांटने को कुछ लोग सियासत समझ बैठे हैं। तो कंबल बांट के सियासत नहीं किया जा सकता है, कंबल बांट के सोशल वर्क किया जा सकता है। तो एज ए सोशल वर्कर वो अच्छे हैं, ये मैं मानता हूँ। उनके पास माली हालत अच्छी है, कंबल बांट सकते हैं, ये सलाहियत उनकी है। लेकिन लीडरशिप देना, लोगों की परेशानियों को लेकर रिप्रेजेंट करना, उनके लिए बोलना, उनके लिए लड़ना, ये उनके बस का काम नहीं है। इसलिए मेरी लड़ाई जो है यहाँ पर किसी के साथ नहीं होगी। अगर होगी तो आवाम फैसला करेगा कि मेरे मुकाबले में कोई खड़ा हो पाएगा या नहीं, ये आवाम तय करेगा। मैं अपनी लड़ाई में सबसे आगे हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप अपने पड़ोस के विधानसभा के गुलाम रब्बानी साहब, वहाँ के विधायक मंत्री भी हैं, उन पर आप रेगुलर अटैक करते रहते। तो यहीं से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, आखिरी सवाल, कि बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें उनके भाई को बीजेपी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट बनाया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इस पर टिप्पणी क्या, ये भाई सोची समझी राजनीति है। क्योंकि गुलाम रब्बानी साहब भी दल बदलू हैं। वो कांग्रेस से, उनके वालिद साहब कांग्रेस में रहे, वो कांग्रेस से ही अपनी सियासत शुरू किए, कांग्रेस से वो जीत कर एमएलए भी बने, और फिर वो तृणमूल में हुकूमत में शामिल हो गए। और तृणमूल का अब जो है हालत ख़राब है, बंगाल में बीजेपी सरकार में आने का दावा कर रही है। इस हालात को देखते हुए वो अपना रास्ता बना रहे हैं कि वो भी भाई के साथ साथ पीछे से हो सकता है कि कल उनका भी रास्ता खुला हुआ रहे कि भाई भी जाए बीजेपी में, तो पीछे से ये भी आ जाएंगे बीजेपी में। वही अपने आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी से भाई को उन्होंने नहीं खड़ा किया, वो खड़ा किए या नहीं किए, लेकिन ये अपनी पार्टी में ईमानदारी से नहीं रहने वाले लोग हैं। तो इनका है कि इनको जीतने के लिए अभी टीएमसी का सिंबल चाहिए, ये मिलेगा। कल अगर टीएमसी सरकार में नहीं रहे, इनकी मिनिस्ट्री चले जाए, बीजेपी इनको मिनिस्टर बनाने का दावा कर दे, तो कल ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो ये फितरत है, ये कैरेक्टर इन लोगों का सही नहीं है। पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है वो लोगों के सामने आ चुका है और लोग इन लोगों को पहचान चुके हैं। इसलिए आवाम इन लोगों के खिलाफ है। लड़ाई जो है वो तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ जो है, वाम कांग्रेस मोर्चा का जो ये गठबंधन है, लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये आप लोग अखबारों में, टीवी पे देख भी रहे हैं कि हर जगह नई तरीके से ज्वाइनिंग हो रहा है। तादाद जो है अब हमारी बढ़ रही है, मीटिंगों में, मिছিलों में, जुलूसों में लोग शामिल होते जा रहे हैं। तो जब कल तक तो लोग हमें मिल नहीं रहे थे, आज लोग हज़ारों हज़ार की तादाद में हर पूरे बंगाल में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को लड़ाई में कहीं गिनती में नहीं आएंगे ये लोग जो हैं सिर्फ अपनी वजूद को बचाने के लिए ये लोग हैं। कल यहाँ से नहीं बचेगा तो कहीं और से बचेगा, तो वहाँ चले जाएंगे ये।